आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 4, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ये तीनों चीज डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले समझते हैं उपधारणा क्या होती है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 4 में उपधारणा को डिफाइन नहीं किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 4 केवल इतना बोलते हैं कि न्यायालय कब उपधारणा करेगा, उपधारणा का अर्थ क्या होता है ये कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आइए समझते हैं उपधारणा का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप लोग भी उपधारणा करते होंगे, जब कोई व्यक्ति एक नॉन फैक्ट के आधार पर अननोन फैक्ट का अनुमान निकालता है तो यह कहलाता है उपधारणा। जैसे आसमान में बादल है तो बादल को देख करके आप यह अनुमान निकाल लोगे कि बारिश हो सकती है या बारिश नहीं हो सकती है। बादल की कंडीशन देख करके, बादल को देख करके आप आइडिया लगा लोगे, अनुमान निकाल लोगे, तो यह कहलाएगा उपधारणा। तो आपके सामने नॉन फैक्ट क्या है, ज्ञात तथ्य क्या है बादल, और अज्ञात तथ्य क्या है नॉन फैक्ट। अननोन फैक्ट है बारिश का होना या न होना। तो इस प्रकार एक नॉन फैक्ट के आधार पर अननोन फैक्ट का अनुमान निकालना ही उपधारणा कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपके घर पे आते हैं, उसके हाथ में तलवार है, तलवार पर खून लगा हुआ है और उस कपड़ों पर भी खून लगा हुआ है, और वो आपको आकर के आवाज लगाता है, तो आप तुरंत अपना गेट नहीं खोलोगे यदि आपने उसको पहले ही देख लिया तो, क्योंकि नॉन फैक्ट आपके सामने हो सकता है। और आप क्या अनुमान निकाल लोगे उस व्यक्ति के संबंध में कि हो सकता है यह व्यक्ति कोई अपराधी हो। तो इस प्रकार जब एक नॉन फैक्ट के आधार पर अननोन फैक्ट का अनुमान निकाला जाता है तो यह कहलाता है उपधारणा। तो याद रखिए, उपधारणाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रकृति के नियमों के आधार पर उपधारणा। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है, और सर्दी के बाद गर्मी आती है, बरसात आती है। ये क्या है जी आपकी उपधारणाएं। पृथ्वी अपने एक्सेस पर घूमती है जिसकी वजह से दिन और रात होती है, और सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है जिसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। ये क्या है जी आपकी उपधारणा। किसी भी चीज को आप ऊपर से छोड़ो नीचे आकर के गिरेगी ग्रेविटेशन की वजह से, ये क्या है उपधारणा। ज्ञात फैक्ट क्या है, क्योंकि आपने हमेशा ऐसा होते हैं देखा, लेकिन हो सकता है ग्रेविटेशन खत्म हो जाए, हो सकता है पृथ्वी से कोई पत्थर का टुकड़ा 2-4 किलोमीटर कर आकर के टकरा जाए और ये रोटेशन करना बंद कर दे। तो जब एक नॉन फैक्ट के आधार पर अननोन फैक्ट का अनुमान निकाला जाता है वो उपधारणा कहलाते हैं। इस प्रकार ये जो मैंने आपको उपधारणाएं बताई ये हुई आपकी प्रकृति के नियमों के आधार पर उपधारणाएं। इसके अलावा मानव अनुभव के आधार पर भी उपधारणाएं करता है। अनुभव के आधार पर उपधारणा, जैसे समझिए एक आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया, ट्रायल चला कोर्ट में, ट्रायल चलने के बाद कन्विक्शन हुआ, 2 साल जेल में रह करके आ गया, फिर से चोरी करते हैं, फिर पकड़ा जाता है, आप ही के मोहल्ले के हैं, और फिर से उसको जेल हो जाती है 1-2 साल की, फिर से उसके ऊपर आरोप लगता है कि इस व्यक्ति ने चोरी की, लेकिन अब की बार कोई पक्का प्रूफ नहीं है उसके अगेंस्ट। आप ऐसे समझ के चलिए, तो आप क्या अनुमान निकाल लोगे, आप ये अनुमान निकाल लोगे कि हो सकता है कि इसी व्यक्ति ने चोरी की हो। यदि सपोज करो कि यदि कोई आदमी आपके मोहल्ले में कोई किसी लड़की के साथ में छेड़छाड़ करता है और पिट जाता है, फिर फर्दर किसी नेक्स्ट डे फिर ऐसे छेड़छाड़ करता है, फिर पिटता है, और आपको भी पता लग जाता है हाँ कि वो पिटा है इस तरह से, 354 का मुकदमा भी चला उसके ऊपर, और ऐसा 3-4 बार करते हैं वो। फिर 1-2 महीने बाद फिर से आपको पता लगता है कि कोई लड़का पिटा, तो एक नॉन फैक्ट आपके सामने है और आप क्या अनुमान निकाल लोगे कि वही पिटा होगा। तो ये कहलाता है कि जब एक नॉन फैक्ट के आधार पर अननोन फैक्ट का अनुमान आपने निकालना, तो ये उपधारणा कहलाया, प्रिजम्पशन कहलाया। इसके अलावा विधि भी उपधारणा करती है। जब आप एविडेंस एक्ट को पढ़ोगे आगे जाकर के तो सेक्शन 88, 89, सेक्शन 90, इसके अलावा आपका सेक्शन 87, 86, ये सब जो सेक्शन है आपकी ये उपधारणाओं के विषय में ही है। तो विधि की उपधारणाओं को पढ़ते हैं, विधि भी उपधारणाएं करती है। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107, 108 जहां बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति
7 वर्ष तक लापता रहता है। यदि वो जिंदा होता तो निश्चित रूप से उसके बारे में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर जरूर मिलती कि वो जिंदा है। किसी शादी में, किसी विवाह में, किसी फंक्शन में कहीं ना कहीं उसकी एंट्री आपको मिलती। कोई भी एंट्री नहीं मिली आपको उसकी, तो कानून ये मानकर चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। इसी को बोलते हैं सिविल डेथ। हालांकि रियल में बॉडी रिकवर नहीं हुई अभी, इसको सिविल डेथ मान लिया। अब यदि वो शादीशुदा था तो उसकी जो वाइफ होगी वो दूसरी शादी कर सकती है और उसके ऊपर वो बाइगेमी का भी आरोप नहीं लगाने के लिए एंटाइटल्ड होगा, क्योंकि अगर 7 साल से पहले शादी करेगी उसकी वाइफ तो उस कंडीशन में फिर वो द्विविवाह विवाह की दोषी होगी, बाइगेमी की दोषी होगी, आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत। इस तरह से कि जिस व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना, कि यदि वो जिंदा होता तो निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ ना कुछ सुना जाता। तो कानून ये मान के चलता है, ज्ञात फैक्ट है, एक नॉन फैक्ट है, 7 वर्ष तक लापता होना, अननोन फैक्ट का अनुमान निकाल लिया कि मर गया होगा, तो कानून भी उपधारणा करता है। सेक्शन 107, 108 यहां पर उपधारणा करता है एविडेंस एक्ट की। अब उसके सिविल ड्यूटीज जो थी उसके वो सब खत्म मान ले जाते, जैसे मरे हुए व्यक्ति की मान लेते हैं, तो कानून भी उपधारणा करता है। इसके अलावा एविडेंस एक्ट की सेक्शन 4 क्या कहती है, अब इसको डिस्कस करते हैं। अब अभी तक हमने समझा केवल कि उपधारणा का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया तो हमने इसको जान लिया क्या होता है। अब समझते हैं कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 4 क्या कहती है उपधारणा के विषय में। सेक्शन 4 कहती है, सेक्शन 4 में डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि सेक्शन 4 ये कहते हैं कि न्यायालय, केवल कोर्ट कि न्यायालय कब उपधारणा कर सकता है और कब उपधारणा करेगा। उपधारणा कर सकता है और उपधारणा करेगा, दोनों में अंतर है। मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम जहां होगा तो उसका मतलब होगा कि उसकी इच्छा है, वो कर भी सकता है और ना भी करे। तो जहां एविडेंस एक्ट की सेक्शन 4 कहती है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां वह उस तथ्य को साबित हुआ मानेगा, या यदि या जब तक कि उसको ना साबित न कर दिया जाए, या उसके सबूत की मांग करेगा। मतलब ये जो एविडेंस एक्ट है, इस एविडेंस एक्ट की जो बहुत सारी सेक्शन आप आगे जाकर के पढ़ोगे, जहां कोर्ट के लिए लिखा हुआ है कि न्यायालय उपधारणा कर सकता है, इस वाले फैक्ट की उपधारणा कर सकता है, तो केवल कोर्ट वहां उपधारणा कर सकते हैं। मतलब ये उपधारणा के विषय में जो लिखा हुआ है, इसमें आपके बारे में बात नहीं कर रहे, केवल कोर्ट की बात कर रहे हैं। यहां कोर्ट का वही अर्थ होगा जो एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 में कोर्ट को डिफाइन किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, विटनेस के बारे में बात नहीं कर रहे कि विटनेस भी उपधारणा कर सकता है या पार्टी उपधारणा कर सकती है, वकील साहब उपधारणा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा गया। केवल कोर्ट के लिए लिखा हुआ है कि कोर्ट उपधारणाएं कर सकती है, प्रिज्यूम कर सकती है। और वो भी कहां प्रिज्यूम करेगी, तो उसके भी हाथ खुले हुए नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कहीं भी किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम कर ले। जिन जिन फैक्ट के प्रिजम्पशन के विषय में एविडेंस एक्ट बोलता है कि इस वाले फैक्ट के बारे में उपधारणा कर सकता है, इस वाले फैक्ट के बारे में उपधारणा कर सकता है और इस वाले फैक्ट के बारे में उपधारणा कर सकता है, केवल वही उपधारणा कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जहां कहीं इस अधिनियम में, मतलब सेक्शन 87, 88 इस तरह से, जहां कहीं इस अधिनियम में यह उपबंधित है, यह लिखा गया है धाराओं के रूप में कि न्यायालय उपधारणा कर सकता है, वहां उस फैक्ट को जिसके बारे में उपधारणा करने के लिए लिखा गया, उस फैक्ट को वो साबित हुआ मानेगा। अब या जब तक इसको ना साबित ना कर दे तब तक साबित हुआ मानेगा, या उसके तथ्य की, उसके एविडेंस की मांग करेगा। अब साबित का मतलब क्या होते हैं, अब क्या अर्थ लगाओगे, तो सेक्शन 3 में साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, इन तीनों चीजों को समझाया गया है। साबित का अर्थ होते हैं जब न्यायालय के समक्ष पेश किए गए विषयों पर विचार करने के पश्चात, जो फैक्ट आपने न्यायालय के सामने पेश किया उस पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करते हैं कि किसी तथ्य का अस्तित्व है, या उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझते हैं, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी समझता है कि यदि उन विशिष्ट परिस्थितियों में किसी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को उस तथ्य के अस्तित्व को मानकर कार्य करना चाहिए, तो यह कहलाएगा आपका साबित। अर्थ क्या हुआ इसका? अब आप एक बात बताइए कि यदि न्यायालय के सामने
कोई डॉक्यूमेंट रख दिया जाता है बैनामा का, बैनामा रख दिया गया और उसमें मान ली दो पार्टियों के बीच में झगड़ा है, एक पार्टी कहती है कि मेरा मकान और एक पार्टी कहती है मेरा मकान, और एक पार्टी ने उस मकान के संबंध में जो डॉक्यूमेंट थे बैनामा जो था वो रख दिया कोर्ट के सामने। तो कोर्ट में उस बैनामे में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होगा उसको पढ़ करके क्या अनुमान निकालेगी कोर्ट, क्या विश्वास करेगी? यही तो विश्वास करेगी कि अभी तो कम से कम यही व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का हकदार है, यही व्यक्ति ऑनर है। जब तक कि यह बात ना साबित ना कर दे तब तक तो इस बात को मान करके कार्य करेगा वो, कि जिस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट रखे अपने फेवर में और जिसमें उसका नाम चढ़ा हुआ है वही व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसके हक की बात करेगा। और आगे एक टेस्ट, ये दो टेस्टिंग नियम दिए। पहला टेस्टिंग नियम तो ये दिया कि न्यायालय उस तथ्य को इतना अधिसंभाव्य समझता है, उसके होने में इतना विश्वास करता है, विचार करने के पश्चात उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, उस फैक्ट को देखने के बाद ये विश्वास करता है कि इस तथ्य का अस्तित्व है कि यही व्यक्ति मालिक है, ये एक फैक्ट है, या उस तथ्य के अस्तित्व के होने में इतना ज्यादा संभावना समझता है, इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि यदि वही फैक्ट किसी भी आम बुद्धि वाले व्यक्ति के सामने रख दिया जाए तो वो भी यही विश्वास करेगा और वो भी उसी तरह से एक्ट करेगा। तो ये कहलाएगा आपका उपधारणा कर सकेगा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और कब तक ये उपधारणाएं बनी रहेगी? ये तब तक बनी रहेगी जब तक कि नासाबित न कर दें, तब तक तो न्यायालय उस फैक्ट के बारे में, उस पार्टी के बारे में उपधारणा कर सकता है। फिर आता है आपका उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है कि न्यायालय के हाथ बंधे हुए हैं। कानून ने साफ साफ बोल दिया, एविडेंस एक्ट साफ साफ बोलता है कि भैया अब तो आपको उपधारणा करनी ही पड़ेगी, यू आर नॉट फ्री, आप स्वतंत्र नहीं हो कि कर सको और या ना करो। यदि एविडेंस एक्ट बोलता है कि उपधारणा करेगा तो वहां उपधारणा करनी पड़ेगी कोर्ट को। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा तो वहां वह उस तथ्य को साबित हुआ मानेगा और जब तक कि उसको नासाबित न कर दिया जाए, या उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझेगा कि उन्हें सामान्य डेफिनेशन बोलती है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी फैक्ट की उपधारणा करेगा वहां वह उसे साबित हुआ मानेगा जब तक कि नासाबित न कर दिया जाए। मतलब कि इस अधिनियम द्वारा जहां कहीं भी यह लिखा गया है कि न्यायालय फला फैक्ट की उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम, तो उसके हाथ बंधे हुए उसको उपधारणा करनी ही पड़ेगी। मतलब उपधारणा करनी ही पड़ेगी तो उस तथ्य को साबित हुआ भी मानेगा वो। और साबित की क्या डेफिनेशन है फिर मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि साबित का मतलब कि जब न्यायालय के समक्ष पेश किए गए विषयों पर न्यायालय विचार करने के पश्चात, बिना विचार किए नहीं, विचार करने के पश्चात यह विश्वास करता है, यह बिलीव करता है कि यह फैक्ट जिस तरह से रखा उसी तरह से अस्तित्व में है, इस फैक्ट का अस्तित्व है, तो उसको साबित कहा जाता है, प्रूव कहा जाता है। जैसे दो पार्टियों के बीच में ये झगड़ा है, एक बोलती है कि ये ब्लैक है और एक बोलता है ये व्हाइट है, और यदि ये न्यायालय के सामने रख दिया जाए तो न्यायालय क्या विश्वास करेगा? ये ब्लैक है, न्यायालय इसके कलर के संबंध में क्या विश्वास करेगा विचार करने के पश्चात कि ये व्हाइट ही है, इस तथ्य का अस्तित्व है, ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है कि ये पेन का कलर व्हाइट ही है। और इस बात को तब तक मान करके चलेगा जब तक कि इस बात को ना साबित न कर दिया जाए। हो सकता है ये क्रीमी कलर हो, व्हाइट से मिलता जुलता हो, पूरी तरह से व्हाइट ना हो। इसी प्रकार जो अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया उपधारणा कर सकेगा, वहां भी यही वाली बात है कि वहां दो टेस्टिंग नियम दिए। पहला कहते हैं कि न्यायालय उस तथ्य के अस्तित्व को मानकर कार्य कर सकते हैं तो उसको साबित हुआ मानेंगे, या उस तथ्य के होने में इतना ज़्यादा विश्वास रखता है कि यदि एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के सामने वही फैक्ट रख दिया जाए तो वो विशिष्ट परिस्थितियों में उसी तथ्य के अस्तित्व को मानकर कार्य करेगा। तो ये हुई हमारी उपधारणाएं।
अगले टॉपिक में हम